हेलो 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 हेलो। क्या लग रहा है? कोरियन ड्रामा के हीरो? क्या है ये क्या हीरो हीरो का नाम है वहां का? बैटमैन? असर दिख रहा है तुम्हारे ऊपर। बचपन में कहीं गिरे हुए थे क्या? वो चोट अभी तक असर दिखा रहा है तुम्हारे सर पे जो लगा हुआ है? पहले नहीं, अभी भी है? शिफ्ट हो गया? क्यों, कांके में नहीं अभी? नहीं, मैंने तो जो सुना है कि कांके में भी है और आगरा में भी है। कांके ही शिफ्ट हो गया? मेरी हम जहां पढ़ते थे वहीं पे पास में है कांके, तो मुझे पता था। हाँ, तोड़ दो तोड़ दो।
पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में आपके पास टोटल 13 रिएक्शन पढ़ने हैं। 5 आपको ड्यू टू OH बॉन्ड, 5 आपको ड्यू टू RO बॉन्ड और 3 आपको टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टोटल 13 रिएक्शंस हैं। यही 13 रिएक्शंस आपको पढ़ना है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपने मेरे से ल्यूकास ऑलरेडी पढ़ रखा है ना? तो ल्यूकास ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मेरे से। रिएक्शन विद PCl5 PCl3 ऑलरेडी आपका कंप्लीट है, तो ये भी PPCH हो रखा है। डार्जिन ऑलरेडी आपका हो रखा है, लास्ट चैप्टर में हुआ था, PPCH हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अगले चैप्टर में आएगा। एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, ये अगले चैप्टर में आएगा, तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के जो सेकेंड वाला जो रिएक्शन है उसमें एक पढ़ना है पिनाकोल पिनाकोलोन, ठीक है। सिमिलरली यहां पे ये दोनों पढ़ना है और वो सारे पढ़ने हैं, वो पांचों के पांचों पढ़ने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे रिएक्शंस हैं। एल्कोहल के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो सब थ्योरेटिकल है, ठीक है। एक और है इसमें, ड्यू टू RO बॉन्ड में एक और आता है, कैसे लिखें? RO बॉन्ड में 6 रिएक्शंस हैं टोटल, 5 तो आपको दिख रहा होगा, 6th रिएक्शन भी यहीं पे लिख लीजिए। जो 6th रिएक्शन आएगा वो आएगा आपके पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटता है? क्या वाटर निकलता है? तो RO बॉन्ड ही तो टूटता है। तो यहां पे इसके आगे भी लिख लीजिएगा, दिस इज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रेशन हमने इवन रिएक्शन कल ही तो पढ़ा है। अब ये चार्ट बना लीजिए, यही आपके पास टोटल 14 रिएक्शंस हैं टोटल अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 7 to 8 रिएक्शन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था और 14 रिएक्शन उसके केमिकल रिएक्शन है। 14 में से मैक्सिमम रिपीटेड रिएक्शन है, ठीक है। बट जो नए रिएक्शन है उसको हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें आज पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन कैसा होगा? तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल से रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल क्या होते हैं पहले इसको समझिए, फिर उसकी रिएक्शन समझेंगे। एक्टिव मेटल वैसे मेटल को बोलते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी रिलीज कर दे। एक्टिव है मतलब रिएक्शन करने के लिए तैयार बैठा है, तो वैसा मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर दे उसको एक्टिव मेटल कहते हैं। ऐसे कौन से मेटल हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा? ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले, वो जब सबसे ज्यादा मेटालिक है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल। तो G1 एंड G2 एंड एल्युमिनियम भी साथ में। G1 G2 और एल्युमिनियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इनको क्या बोला जाएगा? एक्टिव मेटल। अच्छा, अब एक्टिव मेटल हैं तो ये रिएक्शन कैसे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं। जनरल रिएक्शन आपके पास है ROH, ये अल्कोहल दिख रहा है। अल्कोहल में मान लीजिए मैं सोडियम से रिएक्शन कराता हूं, एक्टिव मेटल ग्रुप 1 का है, सोडियम से रिएक्शन करेगा। देखो ध्यान से, ये जो अल्कोहल है इसका H, ये एसिडिक H है या बेसिक H है या न्यूट्रल H है? एसिडिक H है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H, क्या ये एसिडिक H कहलाता है? बिल्कुल। और ये जो मेटल है क्या इसका नेचर बेसिक होता है? तो सामने एसिड है और सामने बेस भी पड़ा हुआ, क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा? और एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनता है? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? केटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन को ही तो सॉल्ट कहते हैं। तो वहां से क्या हट गया है? हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया और बेटे यहां पे हाफ H2 गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल चुका है, रिलीज हो गया। जो एसिडिक H है अल्कोहल का, वो H2 गैस बना के रिलीज हो जाता है। अल्कोहल के सारे एसिडिक H2 गैस बना के निकल जाएंगे। मान लो मैंने CH3 CH2 और OH ये अल्कोहल लिया है, इसके रिएक्शन में कैल्शियम से करा रहा हूं, प्रोडक्ट बताओ। क्या कैल्शियम एक बेसिक नेचर का होगा? मेटल है बेसिक नेचर का। क्या ये एसिडिक H है? तो क्या यहां से एसिडिक H को निकाल देगा? और एसिडिक H को निकाल देगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2O-। क्या इसका हमें होल ट्वाइस लेना पड़ेगा? क्योंकि कैल्शियम पे क्या है? +2।
अच्छा, तो यहां पे क्या H2 गैस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल लेना पड़ेगा ना इसका, कैल्शियम से रिएक्शन कराने के लिए 2 मोल लेना पड़ेगा, और 2 मोल में 2 हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन मतलब H2 गैस। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास है CH3OH, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं एल्युमिनियम से, पहले मुझे बताओ कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? 3 मोल, क्योंकि एल्युमिनियम कितना बनाता है? +3, और +3 के लिए मुझे 3 मोल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो CH3O माइनस क्या होल थ्राइस एल्युमिनियम लग जाएगा क्या? 3 मोल H2 कैसे निकलेगा, 3 हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? 3/2 H2 लिख दूं। तो यहां पे आप देखोगे कि एक्टिव H से रिएक्शन करके कुछ इस तरह से, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके कुछ इस तरह से रिएक्शन करता है। तो अल्कोहल एसिडिक H हाइड्रोजन गैस बना के रिलीज कर देगा और एक्टिव मेटल से इस तरह से रिएक्शन देता है। ठीक है, अल्कोहल के पहचानने का तरीका है ये। मान लो आपके पास अल्कोहल एक डब्बे में रखा हुआ है और नहीं पता है कि अल्कोहल है कि क्या है, पूछ रहा है कि पता करो अल्कोहल है कि नहीं, तो आप उसमें एक्टिव मेटल डालो सोडियम, अगर H2 गैस बाहर आ गए इसका मतलब वो अल्कोहल है उसके अंदर। अगर एल्युमिनियम डाला H2 गैस बाहर आया, एक्टिव मेटल डालने से अगर H2 गैस रिलीज हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर अल्कोहल पाने की मतलब चांसेस है। हाँ, कैसे पता चलेगा H2 है, यही नेक्स्ट टॉपिक है। अगर H2 गैस निकलता है तो हमने आपको बताया था कि इट रिलीजेस विथ अ पॉपिंग साउंड। H2 गैस जब भी आता है, वो कोल्ड ड्रिंक खोलने बॉटल जब खोलते हो तो जो साउंड आता है वैसे ही पॉपिंग साउंड से H2 गैस रिलीज होता है। साथ में इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब, अगर आप दूर में भी कहीं माचिस जला के रखे हैं और यहां पे H2 गैस निकल रहा है तो आग पकड़ लेगा, इतना ज्वलनशील होता है, इतना तेज उस वो आग लगता है। ठीक है, तो H2 गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल ही बोलते हैं ना जलने वाले को, फ्लेमेबल, तो हाईली फ्लेमेबल यानी कि बहुत तेजी से उसमें आग पकड़ लेगा। और दूसरा, साउंड से आप पता कर सकते हैं कि H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेटा कोल्ड ड्रिंक में H2 गैस नहीं निकलता है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 होता है। ठीक है, बट कोल्ड ड्रिंक का जब बॉटल खोलते हो सीसी वाली, तो साउंड कैसा आता है? वैसा ही साउंड H2 गैस का निकलता है। साउंड निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां पे H2 गैस जब भी रिलीज होगा, H2 गैस रिलीजेस विथ अ पॉपिंग साउंड। H2 गैस रिलीजेस विथ अ पॉपिंग साउंड। आप लोग साइंस जर्नल पढ़ते हो, फॉलो करते हो? क्या होता है? बहुत अच्छी बात, सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, साइंस जर्नल का मतलब कि साइंटिस्ट पूरे इंडिया में क्या रिसर्च कर रहे हैं और क्या उन्होंने फाइंडिंग्स पाया। तो नया नया रिसर्च जो होता है उसके बारे में जर्नल में लिख के बताया जाता है। उसको गूगल पब्लिश करता है या बड़े बड़े ब्रांड्स उसको पब्लिश करते हैं ताकि ऑथेंटिक हो। खैर, तो साइंस जर्नल में जो लास्ट पिछले 6 महीने से रिसर्च चल रहा था और ये फाइंडिंग ट्रू निकला है कि कार्बन इज द मेन सोर्स ऑफ कैंसर। आपके फूड में जो कार्बन आप जा रहा है, अब जनरली क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल 4 साल वाले बच्चों को कैंसर हो रहा है ना? बहुत मतलब एक कह रहे कि इसको अनकंट्रोल्ड होते जा रहा है धीरे धीरे, और अगले 5 साल में बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अवॉइड शुगर, इट इज हाई कंटेंट ऑफ कार्बन उसके अंदर होता है। अवॉइड शुगर इन एनी फॉर्म। ठीक है, कुछ लोग इसमें वो आ जाएंगे, बाबा बन जाएंगे कि ना हम मीठा खा लेते हैं, है ना, गुड़ खाएंगे, है ना, अल्टरनेट। लेकिन मैं आपको बता दूं, शुगर का हाई कंसेंट्रेटेड फॉर्म ही गुड़ होता है। तो ये जो मिथ है, अफवाह है कि शुगर नहीं गुड़ खाना चाहिए, ये बहुत बहुत खराब चीज है। ठीक है, मतलब अवॉइड ईटिंग शुगर थिंग्स, अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, मतलब मीठा खाना छोड़ दो, मत खाओ। अच्छा, अगर कैंसर हो रहा है तो आप खा सकते हैं, उसमें क्या है? देखो, वो अपनी काम की चीज पूछ रहा है, उसको पूछने दो। वो अपने काम की चीज पूछ रहा है कि सर स्मोकिंग सही थोड़ी होता है। सुनो,
केवल उससे नहीं होता है, ठीक है, केवल उससे नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, बट वो ट्रिगर होता है, ठीक है, इट इज अ ट्रिगर थिंग, जो आपको कैंसर को जो जो 10 साल बाद होने वाला होगा वो अभी हो जाएगा, वैसा होता है, इट्स अ ट्रिगर थिंग। चलो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल के बाद जो दूसरा रिएक्शन है वो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। वैसे तो आप एसिडिटी ऑफ एल्कोहल पढ़ चुके हो, बट दोबारा पढ़ो। वैसे तो आप एसिडिटी ऑफ एल्कोहल मेरे से पढ़ चुके हो, बट दोबारा देखिए ध्यान से, शांत। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में मैंने आपको एक जीओसी पढ़ाते हुए बताया था और एक स्लैंग यूज किया था जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए उसको आप याद कर सकते हैं कि वाटर तो सॉरी एल्कोहल तो यूं ही बदनाम है। ज्यादा एसिडिक कौन है? वाटर। एल्कोहल को तो बदनाम कर रखा है लोगों ने। ज्यादा एसिडिक कौन है? वाटर। तो अगर वाटर और एल्कोहल की एसिडिक नेचर कोई कंपेयर कराए आपसे, तो क्या वाटर इज मोर एसिडिक? रीजन बताओ। इसमें से H प्लस निकालो, तो H प्लस निकालोगे क्या बनेगा? RCH2O माइनस। यहां से H प्लस निकालोगे क्या बनेगा? OH माइनस। भाई क्या यहां प्लस आई से अनस्टेबल हो गया? क्या ये स्टेबल है? तो इट इज लेस स्टेबल, इसलिए लेस एसिडिक। इट इज मोर स्टेबल, देयरफॉर इट इज मोर एसिडिक। देयरफॉर वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एक एक्सेप्शन था इसमें, मिथाइल एल्कोहल। सबसे छोटा एल्कोहल जो मिथेनॉल था, मिथेनॉल वाज मोर एसिडिक। एक्सेप्शन इसमें एक था कि मिथेनॉल मोर एसिडिक होता है, बट टेंशन मत लो, मिथेनॉल इज नॉट कंज्यूमेबल एल्कोहल। तो मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ये एक एक्सेप्शन था। इसके अलावा दुनिया के सारे एल्कोहल लेस एसिडिक देन वाटर है, राइट? तभी आपके बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है। अदरवाइज आपके बॉडी का पीएच मेंटेन ही नहीं होता अगर आप वाटर नहीं लेते तो, क्योंकि वाटर में क्या होता है? एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी जब आप लेते हो बॉडी के अंदर, पीएच मेंटेन रहता है, H प्लस मेंटेन रहता है, राइट? आपको पता है कि पीएच का मतलब ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? तो उतना मेंटेन करने के लिए डेली लेवल पे देयर फॉर वाटर इनटेक की जरूरत होती है, राइट? क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है। खैर, अब आइए, क्या पी लिए? अच्छा, दोनों एक साथ पी लिए, तो बहुत अच्छी बात है। वो तो बेटा मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है ना? खुद करके और एक्सपेरिमेंट बना के डाल दीजिए यूट्यूब पे, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो पाए आपसे। चलो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। एसिडिक नेचर प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या माइनस एम माइनस एच माइनस आई? माइनस एम माइनस एच माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लिख लो, फिर मैं आगे एसिडिक नेचर का अगला लाइन लिखवाता हूं। एसिडिक नेचर का अगला जो लाइन है, पहला तो वाटर से कंपैरिजन हो गया और एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन एक दो बार नहीं, 7-8 बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ये एक्सेप्शन, ठीक है? जल्दी से नोट करो और एक ऐसे रफ वर्क में क्वेश्चन करो। आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, रफ में क्वेश्चन करो। ये कोई भी आप अच्छी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो उसमें आपको मिलेगा, आपको भी मिलेगा आपके आने वाले टेस्ट सीरीज में। और ये एनसीईआरटी के सीधा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एनसीईआरटी में इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। देखो आईई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बेटा। अब अगर ये पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो दांत तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। चलिए कंपेयर करिए एफ माइनस सीएल माइनस। सबसे ज्यादा किसका होगा पहले ये बता दो? सबसे ज्यादा एफ माइनस का लोग बता रहे हैं, क्या ये सही है गलत है? दूसरा आंसर क्या है?
कई लोग कह रहे हैं Cl माइनस का, और कोई आंसर? फ्लोरीन कई लोग कह रहे हैं, चलिए ठीक है फ्लोरीन। और कोई आंसर? अब एक ही बचा है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट, आप जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताया होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक बात है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला फैक्टर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, पढ़ाया जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में। और जेड इफेक्टिव पढ़ाया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अच्छी बात है। तो अब बताओ कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और जेड इफेक्टिव पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों का कम हो जाएगा और न्यूट्रल का ज्यादा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब इसका आईई जो है FCl का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज हाई और इसका आईई क्या है? कम। अब हमें F और Cl में कंपेयर करना है। F का ज्यादा होगा, साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्या F ग्रेटर देन Cl हो जाएगा? अब वहां बताओ Cl माइनस का वाई। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। Cl माइनस का ज्यादा होता है देन F माइनस का। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो इसको बेटा मैं प्राउडली आप रट लीजिए इसको। F से ही स्टार्ट होता है, F माइनस पे एंड होता है। अब इसका लॉजिक समझा देता हूं, ठीक है? कैसे ये आया आंसर उसको समझ लो। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया तो रटना होगा, ठीक है? F से स्टार्ट होगा, F माइनस पे एंड होगा, Cl और Cl माइनस बीच में आएंगे, ठीक है? न्यूट्रल सबसे ज्यादा, फिर एनायन छोटा, एनायन का कम होता है। अब ये कैसे हुआ ध्यान से देखना। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। एक कॉन्सेप्ट होता है x से x माइनस बना रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे? भाई x से x माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और x माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या x बन जाएगा? सॉरी, x माइनस में इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या x बन जाएगा? तो क्या मैं इसको IE बोल सकता हूं? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि EA ऑफ x इज इक्वल टू IE ऑफ x माइनस? क्या ये सही है गलत है? एक ही बात है, आप मैग्नीट्यूड की बात करो। EA ऑफ x मतलब x में जितनी एनर्जी देने पर एक ऐड हुआ है, क्या उतना ही एनर्जी रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर? तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में ऐड हो रहा है और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो जितना एनर्जी यहां इन्वॉल्व है ऐड करने में, क्या उतना ही एनर्जी इन्वॉल्व है रिलीज करने में? तो क्या EA इज इक्वल टू IE है? EA किसका है? x का। IE किसका है? x माइनस का। अच्छा, तो अब ये एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं EA ऑफ F इज इक्वल टू IE ऑफ F माइनस? क्या सही है गलत है? भाई x को मैंने F लिख दिया, x माइनस F माइनस हो गया। क्या मैं लिख सकता हूं EA ऑफ Cl इज इक्वल टू IE ऑफ Cl माइनस? ठीक है, अब मुझे बताओ EA ऑफ F और EA ऑफ Cl किसका ज्यादा होता है? थर्ड पीरियड का EA ज्यादा होता है, पढ़ा है? थर्ड पीरियड का EA ज्यादा होता है, तो क्या EA ऑफ Cl ग्रेटर देन EA ऑफ F लिख सकता हूं? और EA ऑफ Cl किसके बराबर है? IE ऑफ Cl माइनस। तो क्या IE ऑफ Cl माइनस ग्रेटर देन IE ऑफ Cl हो गया क्या? तो IE ऑफ Cl माइनस ग्रेटर देन IE ऑफ F माइनस हो गया क्या? थर्ड पीरियड का ज्यादा कैसे होता है एफिनिटी? बेटा साइज ज्यादा होता है इसका, इसमें रिपल्सन होगा, इसमें रिपल्सन कम होगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, यहां इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है, तो थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होगी। थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से, और थर्ड पीरियड की एफिनिटी IE ऑफ Cl माइनस के बराबर है, तो IE ऑफ Cl माइनस ग्रेटर देन IE ऑफ F, IE ऑफ F माइनस। क्या वो क्लियर हो गया? IE ऑफ Cl माइनस ग्रेटर देन IE ऑफ F माइनस। अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, तो ये नहीं मान लो, ये अब एग्जाम में ये थोड़ी करोगे पूरा, इसलिए एग्जाम में ये याद रहना चाहिए, बट पता होना चाहिए कहां से आया। EA से इसका IE निकलता है, यू कैन नॉट कैलकुलेट बाई एनी मेथड, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं है और कोई मेथड से, या तो फिर वैल्यू याद करो, वैल्यू कभी पूछेगा नहीं, ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू कभी पूछेगा नहीं, तो इसलिए नॉर्मल तरीके से याद कर लीजिए कि F से स्टार्ट होगा और F माइनस पे एंड होगा, Cl माइनस और Cl आता है बीच में। चलिए, मतलब न्यूट्रल और फिर
कहां गया? हटा दिया, डिलीट किया है भाई। अरे हटो, ये इनऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो नोट्स लिख लो। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनिक पढ़ो। इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए लिखवा दिया। चलो, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल हम पढ़ रहे थे यहां पे, है ना। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल का दूसरा पॉइंट, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल का दूसरा पॉइंट है कि क्या एसिडिक नेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई। क्या एसिडिक नेचर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? और क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। प्लस एम प्लस एच प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस एम माइनस एच माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं आपसे लिखूं कि 3 डिग्री एल्कोहल है, CH3 कार्बन, यहां पे CH3 और इधर नीचे आ जाएगा CH3, क्या ये O माइनस OH हो गया है? दिस इज वन। दूसरा CH3, नीचे चले जाओगे CH, यहां क्या हो जाएगा? OH, और यहां क्या हो जाएगा? CH3। दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। फिर आ जाओ CH3 CH2 OH, ये हो गया आपके पास 1 डिग्री, और सबसे सिंपल आ जाएगा CH3 OH। आपको इसमें एसिडिक नेचर बताना है, तो ए का सबसे कम हो जाएगा क्योंकि प्लस आई ज्यादा लग रहा है, और क्या आपके पास लेसर प्लस आई, लेसर मोर विल बी द एसिडिक नेचर, तो यही आपका एसिडिक नेचर का उसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, और आप दोनों देख रखे हो, बस रिवाइज कराना है। अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करता है एंड ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करता है। अल्कोहल बिहेव्स एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। अब ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है? जो H प्लस रिलीज कर दे, और ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट कर दे। जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बेस, ब्रोंस्टेड बेस, और जो H प्लस रिलीज कर दे उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। अल्कोहल की खास बात है कि ये H प्लस रिलीज भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। कैसे एक्सेप्ट करता है और कैसे रिलीज करता है? अभी अभी हमने एक्टिव मेटल के केस में क्या देखा था? क्या H प्लस रिलीज कर रहा था? ठीक है, तो एक्टिव मेटल के केस में क्या ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहा था? क्योंकि H प्लस वहां रिलीज कर रहा था, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कल हमने, याद करो, अल्कोहल के सामने मैंने एसिड डाला था, याद करिए, अल्कोहल के सामने एसिड, डिहाइड्रेशन कराया था, तो क्या वो H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बना दे रहा था, जिसको हम लोग प्रोटोनेशन बोल रहे थे? तो यहां पे क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है? तो अल्कोहल जो है वो H प्लस रिलीज भी कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी वाला डिलीट कर दिया, ठीक बात है। आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं होता कि न्यूट्रल हो, आइसोलेटेड का मतलब न्यूट्रल नहीं होता, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, इंडिविजुअल, बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, मतलब N2 नहीं होना चाहिए, N होना चाहिए, दिस इज आइसोलेटेड। Cl2 नहीं होना चाहिए, Cl होना चाहिए, ठीक है ना। Cl माइनस हो सकता है, N माइनस हो सकता है, उसका आयनाइजेशन हम देखते हैं। न्यूट्रल से देखना ही नहीं है। अब जब F माइनस Cl माइनस का मान लो आपको पूछा आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप निकाल सकते हो। हम्म,
हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन में न्यूट्रल दिया है तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्वेश्चन में एनाइन दिया है तो एनाइन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हो गया, लिखो एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट एक और थ्योरेटिकल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? आइए देखो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में इतना समझ आ रहा होगा नाम से कि एस्टर बनेगा, है ना, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो। मान लो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया अल्कोहल। अल्कोहल की कोई भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से आप रिएक्शन करा दो, कोई भी एसिड ले लो या उसकी एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करा दो। एसिड का मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। अल्कोहल किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से अगर रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है हमेशा। आपको यही समझना है कैसे बनाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसे बनता है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने लिया अल्कोहल CH3OH, ठीक है, बस स्टार लगा लीजिए ऑक्सीजन को पहचानने के लिए कि यहां पे ऑक्सीजन क्या है, स्टार है, ठीक है। प्लस मान लो मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OOH, तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से मिलेगा तो एस्टर ही बनाएगा। ये आपको याद करना होगा कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनाएगा। तो एस्टर में ये आपका बेटा कार्बोनिल निकलता है और ये वाला आपका OR निकलता है। ध्यान से देखिएगा, एसिड विल गिव कार्बोनिल, अल्कोहल विल गिव OR। भाई ध्यान से देखिए, एस्टर क्या होता है, एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR। तो ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है वो आता है बेटा आपका एसिड और एसिड डेरिवेटिव से, ये जो OR वाला पार्ट है वो कहां से आता है, अल्कोहल से। तो ध्यान रखिएगा, जो एस्टर बन रहा है एसिड या डेरिवेटिव से आपका क्या आ जाएगा, कार्बोनिल। OR वाला पार्ट कहां से आ जाएगा आपके पास, अल्कोहल। सिंपल है। तो अब आ जाओ यहां पे, क्या कार्बोनिल आ जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एस्टर का पार्ट, मतलब एस्टर में जो कार्बोनिल का पार्ट। और जो एस्टर में OR का पार्ट आएगा वो कहां से आएगा, अल्कोहल से। तो देखो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन क्या स्टार वाला है, तो पहचानने के लिए वो लगा दिया। करना क्या है, एसिड डेरिवेटिव या एसिड से आपको कार्बोनिल लेना है, अल्कोहल से OR लेना है, दोनों को जोड़ दीजिए एस्टर बन जाएगा। जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, PHC डबल बॉन्ड OOH, और यहां पे लिखा हुआ है ये O18 है। फिर से PHC डबल बॉन्ड OOH, यहां पे लिखा हुआ है ये OH है, O18 लिखा हुआ है, बस पहचानने के लिए O18 लिख दिया, आइसोटोप बना दिया। इसके रिएक्शन CH3OH से कराया गया है। अब देखो यहां पे क्या अल्कोहल की एक एसिड से रिएक्शन है, अल्कोहल कोई भी एसिड या डेरिवेटिव से रिएक्शन करके एस्टर बनाता है। कैसे बनाता है, एसिड या डेरिवेटिव से क्या ले लेगा वो, कार्बोनिल, और ये OR वाला पार्ट कहां से ले लेगा, अल्कोहल। तब देखो क्या O18 वाला पार्ट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बेटा एस्टर में आया ही नहीं, वो वाला ऑक्सीजन तो एस्टर में आता ही नहीं। वो वाला ऑक्सीजन कहां जाएगा, तो क्या OH और H बन गया, तो क्या वाटर बन गया है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है क्या वो O18 है। सिमिलरली यहां पे भी जो वाटर बना है वो रिलीज हो जाएगा वाटर, साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछेगा बट फिर भी लिख लीजिए। तो अल्कोहल है वो एसिड से मिले या एसिड डेरिवेटिव से मिले हमेशा एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से, एसिड एसिड डेरिवेटिव से वो कार्बोनिल लेगा, अल्कोहल से आपका OR लेगा, इस तरह से एस्टर बना देगा। मान लो आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O Cl लिया गया है और इसकी रिएक्शन CH3CH2OH से करा रहे हैं, ठीक है। मान लो यहां पे O18 लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है तो ये क्या आपके पास एस्टर में कार्बोनिल ले लेगा और OR वाला पार्ट अल्कोहल से लेगा। तो अब जोड़ दो, क्या अब O18 एस्टर में आ रहा है, तो अब O18 आपका एस्टर में आ रहा है।
ओ आर वाला पार्ट, एल्कोहल वाला पार्ट यहां जोड़ दीजिए, क्या एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बार क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट HCl। अब ध्यान दीजिए, चूंकि HCl आपके पास साइड प्रोडक्ट बना है तो क्या एसिड बना है, तो बहुत ज्यादा एसिड ना बन जाए इसके लिए हम लोग साथ में क्या लेते हैं यहां पे पिरिडीन। बहुत ज्यादा एसिड ना बन जाए तो साथ में हम लोग रिएक्शन में पिरिडीन लेके चलते हैं। पिरिडीन क्या होता है, बेस होता है, तो एसिड और बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करके रखता है। तो जब भी आप HCl बने तो आपको क्या लेना है साथ में, पिरिडीन। पिरिडीन क्या करता है आपको, पिरिडीन न्यूट्रलाइजेस HCl। पिरिडीन आपका जो HCl बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और पिरिडीन न्यूट्रलाइजेज HCl एंड रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। अच्छा, रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जाएगा, अगर पिरिडीन HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो। ध्यान दो, अगर HCl यहां से खत्म होगा, पिरिडीन डालने से क्या HCl यहां से कंज्यूम हो जाएगा, तो HCl कंज्यूम होगा तो ली शटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड। ली शटलियर प्रिंसिपल कहता है अगर प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा ली शटलियर प्रिंसिपल। क्या तुम लोग कुछ और बोलते हो इसको, ली शैटलियर होता है बेटा। ये गांव में नहीं पाए जाते थे, जो तुम कुछ और नाम बोल रहे हो। हाँ, जब जब HCl आएगा तब तब पिरिडीन डालेंगे, क्योंकि HCl क्या होता है, अच्छा खासा एसिड होता है, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी अगर बढ़ा देगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जा सकता था। यहां पे क्या होगा आपके सामने, H+, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, H+ लेते हैं, सारे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है H+ लेते हैं। आपका पीरियोडिक टेबल एंड हो गया है। रिवीजन के तौर पे आप बस एक काम करिएगा, बहुत ज्यादा अगर पढ़ने में टाइम का कमी हो रहा है तो आप, मैंने जो नोट्स डाले हैं ना, एक ही साथ कंबाइंड नोट्स डाले हैं सारे, ठीक है। तो आप उस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में मैंने नोट्स डाले, उस टेलीग्राम में उस नोट्स को एक बार पढ़ जाइएगा। वो नोट्स आपके पास इस वाले नोट्स में आई थिंक 40-42 पेज का ही है टोटल, है ना, बहुत होगा तो 50 पेज का होगा। एक बार पढ़ जाना, उससे बाहर कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, कभी नहीं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीट, आप जेई मेंस का भी पेपर कई लोग इसमें से देंगे, उसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है, आप देख लीजिएगा, उसमें उसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। साथ में मैंने प्रैक्टिस शीट भी 200 का दिया हुआ है, बस वो पढ़ो और पढ़ के आप उसको क्वेश्चन लगा लेना। पूरा रिवीजन करने के लिए आपके पास इनफ है, वो मोर देन इनफ। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है, इट इज लाइक अ ऑफलाइन क्लास जैसा बैच वो पढ़ाया गया है, ठीक है। और जो टॉपिक मान लो पहली बार में वो पढ़ने में ना समझ आए, बस वो टॉपिक देख लो, ठीक है। तो पूरा एकदम स्टार्टिंग से इनिशियल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है वो टॉपिक आप उससे देखिए और कंप्लीट करिए, ठीक है। अगले 10 से 12 डेज के अंदर मैं उसमें केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करूंगा, अगेन मोर लाइक अ ऑफलाइन लेक्चर, ठीक है। आप देखेंगे उसमें क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी, भरपूर बढ़िया वाला लेक्चर है ना। तो आप अगले मतलब दिसंबर खत्म होने से पहले मैं पीरियोडिक टेबल के साथ केमिकल बॉन्डिंग करा दूंगा। हाँ हाँ, डाल दिया है मैंने, वो वाले टेलीग्राम लिंक पे जाओगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जनवरी में आपका क्लास 11th खत्म हो जाएगा इनऑर्गेनिक, सॉरी दिसंबर में, और जनवरी में आपका क्लास 12th इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, ठीक है पूरा। क्योंकि मैं रेगुलर लेक्चर ले रहा हूं और रेगुलर 2 पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ऐसे ले रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, राइट। यूट्यूब के लेक्चर जनरली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कंटेंट कम ज्यादा करके दे दो, काम चला दो, बट वो वैसा नहीं है। दैट इज, आप खोलोगे पीडीएफ आपको अंदाजा लग जाएगा, राइट। तो आप अपने आईपैड में या लैपटॉप में या मोबाइल में कभी भी बैठिए, पीरियोडिक टेबल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार वो सिंक में नोट्स, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सिलेबस लगा देता हूँ भाई। एनटीए का जो सिलेबस है ना, आप देखोगे फर्स्ट स्लाइड में लगा हुआ मिलेगा एनटीए का जो सिलेबस है, और टॉपिक बाय टॉपिक मैंने सिलेबस जो एनटीए का है वही पढ़ाया है, ठीक है। जो नीट एनटीए ने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है वो सेम सिलेबस डाल दिया है, और वही सिलेबस को मैंने आगे पढ़ा दिया है, और वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। और जो टॉपिक्स में एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत है उसमें मैं एनसीईआरटी से बाहर भी गया हूं,
जैसे एफ एफ माइनस सी एल माइनस नहीं है एनसीईआरटी में, बट आपके बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आएंगे। ठीक है, तो 8 लेक्चर है ना, टोटल 8 लेक्चर्स हैं, कल 8वां हो गया था, तो आप देखोगे तो शायद उसका नोट्स नहीं डाला है, मैं ना डाल दूंगा मैं आज। ठीक है, तो आप देखोगे इसके साथ बस आपको, देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, केवल लेक्चर पढ़ोगे तो अच्छा फील होगा, अगर इसके साथ 200 क्वेश्चन लगा लिए तो नंबर आ जाएगा। और 200 क्वेश्चन की मैंने शीट डाल दी है, टॉपिक वाइज है, वो भी टॉपिक वाइज है। इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ टू क्रैक एनीथिंग, मतलब इसमें। हाँ, अभी आपको मैंने क्या बोला था, एक बार जो अगला 8 लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं ऑर्गेनिक वापस से स्टार्ट करूंगा, बोला था। तो ऑर्गेनिक का टाइम 8 दिन बाद है, तो अभी से पैनिक मत हुई, लेट इट कम। ऑर्गेनिक के टाइम पे मेरे पास और कोई टाइम नहीं है, आपको बता देता हूं। मैं सुबह 8 बजे से आपके यहाँ आता हूं इसमें, और 8 बजे से 3 बजे तक मेरी लगातार क्लास है, नो लंच ब्रेक, नो नथिंग, नो टी ब्रेक, नथिंग। वो जो 10 मिनट बैठते हैं ना, वो भी तुम लोग आ जाते हो, सर खाने डाउट बता दो, तो बस ये 8 से 3 है। उसके बाद मेरे पास 3 बजे मेरा लंच टाइम होता है, फिर मेरी 6 बजे क्लास है ऑनलाइन में पेड, ठीक है, तो 6 से 7:30 तक वो चलता है, फिर मेरी 8 बजे यूट्यूब होती है, तो 8 से 10, सवा 10, 10:30 यही चलता है। ठीक है, तो मैं सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक मेरा लगातार वही है, मतलब आई एम स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग। ठीक है, तो कोई और टाइम नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये वाला टाइम जब 6 घंटे बाद जब खत्म हो जाएगा ना, तो मैं इसी टाइम को आगे कंटिन्यू कर लूंगा आपके ऑर्गेनिक रिवीजन के लिए। ठीक है, आप साथ में इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सुधांशु सर ने आपको बेस्ट बेसिक्स बनवा दिया है, अब जरूरी है ऊपर से उसको पूरा रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लेने का। ठीक है, कुछ भी छोटा मोटा भी होगा, मैं आपको, मेरी वर्ड्स लिख लो, उसमें आप कोटा से मिला लो, कहीं से मिला लो, जहां से XYZ से मिलाना है, एक बार मैच करके देख लो ताकि आपको तसल्ली रहे, कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, उसके बाद जब आप देखोगे तो उसमें सारी चीजें कवर्ड है, एवरीथिंग, इनफैक्ट ज्यादा है। ठीक है, और रिवीजन के तौर पे अच्छा है। अगले 12 दिन में मैं केमिकल बॉन्डिंग भी कराऊंगा, क्योंकि 24 से 25 घंटे का कंटेंट है केमिकल बॉन्डिंग, रोज दिन 2 लेक्चर पढ़ाएंगे तो 25 घंटे आपके कवर हो जाएंगे, तो 12 दिन में। ठीक है, तो अगले 12 डेज केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, और उसके अगले फिर जनवरी में 2-3 जनवरी से फिर आपका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 12 से 15 दिन चलेगा आपका कोऑर्डिनेशन, फिर पी ब्लॉक डी ब्लॉक जनवरी में मैं आपका खत्म कर दूंगा। ठीक है, सॉल्ट बच रहा होगा तो सॉल्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं, दैट इज 2 बार आपको सॉल्ट पढ़ना पड़ेगा, एक बार में सॉल्ट आएगा ही नहीं समझ में, पहले बता देता हूं। ठीक है, फॉर वन टाइम में सॉल्ट आएगा ही नहीं। सॉल्ट का एनसीईआरटी है आपके पास या नहीं है? कहां है? एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी। एक बात बताओ, सॉल्ट कहां है एनसीईआरटी में, थोड़ा आपसे आपको जानना चाहता हूं, वेयर इज सॉल्ट एनालिसिस इन एनसीईआरटी? ए भगवान, तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस पता ही नहीं है, चैप्टर कहां है? नाइस। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे तो एनसीईआरटी के 3 कॉलम बने होते हैं, एक एनसीईआरटी की थ्योरी बुक्स, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एक एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या प्रैक्टिकल फिजिक्स और प्रैक्टिकल बायोलॉजी में प्रैक्टिकल क्या ही करोगे। तो एनसीईआरटी में आपके पास प्रैक्टिकल के सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे आपको फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल्स हैं और केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स हैं, और वहीं पे आपको सॉल्ट एनालिसिस का पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ डाला हुआ है। ठीक है, वन शॉट के चैप्टर्स नहीं है बेटा वो, दैट विल टेक 3-4 लेक्चर्स मिनिमम, राइट। 8-9 घंटे का कंटेंट है मिनिमम, उसमें केटाइन का टेस्ट है, एनाइन का टेस्ट है, टेस्ट ही टेस्ट है। ठीक है, और बिना आपके पास शॉर्ट ट्रिक के वो चैप्टर होने ही नहीं वाला है, राइट। पढ़ोगे भूल जाओगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट के 10 टेस्ट है, वो 10 देता है, और कुछ के 4 देते हैं, 4 नहीं देते हैं, कुछ में कोई नहीं देता है, तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती है, वो थोड़ा सा उसके थ्रू पढ़ोगे तो आ जाएगा, वो भी करा देंगे, बट एक रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया है कि आप साथ में इसको करते रहिए। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम, रिवीजन साथ साथ में पैरेलल चलाते रहिए। चलिए, हाँ, क्या लग रहे हैं, किसमें? अच्छा, टेलीग्राम में मोटे लग रहे हैं, चलिए ठीक बात है। तो तुम टेलीग्राम में फोटो मत देखो, टेलीग्राम में वो देखो जो डाला है, कैसे गजब है यार। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ यार, ये सब लड़के देख रहे हैं, देखो
चलो खैर आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि अगर मैं एसिडिक मीडियम नहीं डालूंगा तो क्या ये OH वाला बॉन्ड टूटेगा? अगेन ये वाटर में भी तो एसिडिक प्रॉपर्टी है और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो ये रिएक्शन यहां भी बैकवर्ड जाता है। यस, पाइरिडीन में नहीं जाता है। पाइरिडीन में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमने पेरिडीन डाल दिया, तो पेरिडीन डाल दिया तो सारा का सारा कंज्यूम हो गया, तो आगे ही रहेगा ये हमेशा। नो, वाटर की पेरिडीन से क्या रिएक्शन होगी? बैकवर्ड जाएगा। क्यों? रीजन अभी तो बताया कि ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है, तो H+ डालोगे तो कहां जाएगा? पीछे की तरफ। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, तब तो पीछे जाएगा नहीं, वो तो सारा आगे की तरफ बढ़ गया, रिएक्शन हो गया आगे की तरफ। उसमें रिएक्शन नहीं हुआ इसलिए पीछे की तरफ जा रहा था। हाँ, मोर एसिडिक से लेस एसिडिक। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कुछ और एग्जांपल करिए। एसिड इसमें कुछ और एग्जांपल करिए। उसी चैनल में देखो ध्यान से, कैसी बात कर रहे हो? मैंने डाला है भाई, लो। अगर होगा तो मैं इसको सीधा फेंकूंगा नीचे। देखो भाई, ये मेरा चैनल है, ये वाला, ठीक है? इसमें ऊपर जाओ, एक सेकेंड, ये देखो पीरियोडिक टेबल 7 दिख रहा है। वेट, ओपन इट। नेट है इसमें? इसको डाउनलोड करो और खोल के पढ़ो, इसमें 1 to 7 सारा कंबाइंड। ऊपर से मत देखो बेटा, ऊपर से मत देखो, गहराइयों में जाओ, है ना? तो ऊपर ऊपर से काम चला रहे हो, गड़बड़ है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल 7 में 1 to 7 सारा है, ठीक है? चलो इधर आओ। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में मान लीजिए मेरे पास एक अमाइड है, CH3CONH2। क्या ये एसिड का डेरिवेटिव है? अगर एसिड का डेरिवेटिव है, अगर मैं इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या यहां पे आप देख सकते हो कार्बोनिल निकल जाएगा यहां से और OR निकल जाएगा यहां से। तो कार्बोनिल और OR में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, OR निकल जाएगा, दिस इज OCH3, एस्टर बन जाएगा। सिंपल है। कुल मिला के ये देखना है कि एस्टर में जो C डबल बॉन्ड O आ रहा है वो एसिड या डेरिवेटिव से आ रहा है, OR आ रहा है वो अल्कोहल से आ रहा है। बस यही थ्योरेटिकल रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसका सिलेबस में नहीं है, ठीक है? एस्टरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो होगा रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप याद करो जब मैं आपको हेमी एसिटल और एसिटल बनाना सिखाया था, सिमिलरली मैं हेमी कीटल और कीटल बनाना सिखाया था, वो वही रिएक्शन आज यहां रिपीट हो रहा है, दोबारा देख लो। हाँ एक सेकंड, आर क्या वाला? ऊपर वाला क्या? हाँ बनेगा ना भाई, NH3 अमोनिया बेस है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड, वाटर बन रहा है, HCl बन रहा है, अमोनिया बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। चलो नेक्स्ट, अब देखो जब भी वाटर है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसलिए बेटा मोर इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। सिमिलरली वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसलिए इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। HCl में पिरिडीन डाल दिया था इसलिए HCl बन गया। किसमें? नहीं ना, पानी का पिरिडीन से क्या रिएक्शन होगा? वाटर इज ऑल्सो, वाटर कौन सा नेचर होता है, एसिड होता है या बेस होता है? वाटर एसिड होता है। अल्कोहल के रिस्पेक्ट में एसिडिक है, बट उसके पास लोन पेयर है, वो बेस है। अल्कोहल के रिस्पेक्ट में वो ज्यादा एसिडिक है, हमेशा के लिए एसिडिक थोड़ी है। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे आएगा अमोनिया। तो अमोनिया क्या बेस है? अमोनिया बेस है,
और इसीलिए तो बेटा H प्लस है ताकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है, ये एसिडिक मीडियम है। अगर मैं पिरिडीन ले लूं तो बेस का बेस से क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। जैसे वाटर का पिरिडीन से कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो बेसिक नेचर दिखा रहा है, यहां भी पिरिडीन बेस है और अमोनिया बेस है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है जब भी HCl बने तो पिरिडीन डालना है, वही इरिवर्सिबल, बाकी सब रिवर्सिबल। खत्म। नेक्स्ट आओ यहां पे, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करोगे। एक छोटा सा एल्कोहल ले लेता हूं CH3OH, इसकी रिएक्शन में एल्डिहाइड से ले लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। बोर्ड पे देखो सब लोग, अगर मैंने एसिडिक मीडियम लिया है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एसिडिक मीडियम लिया है तो क्या एल्कोहल एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? एल्कोहल एसिडिक मीडियम में याद करिएगा क्या ये CH3O माइनस दे देगा? भाई एसिड होगा तो H प्लस रिलीज कर देगा ना, एसिडिक H। ठीक है, अब ये CH3O माइनस क्या इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? और इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा तो देखो क्या उस कार्बन का डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, H पहले से था, OCH3 लगा दिया। क्या ये क्लियर हुआ? अब O माइनस को कहीं से भी सॉल्वेंट दे दो, इस O माइनस को कहीं से भी सॉल्वेंट दे दो, वाटर H प्लस है तो सॉल्वेंट मिल गया। एक कार्बन पे एक OH और एक OR, क्या इसी को हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं? एक कार्बन पे एक OH और एक OR, दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। रिएक्शन में कौन सा मीडियम लिया हुआ है? H प्लस। तो देखो क्या यहां पे H प्लस लेके क्या ये बेटा प्रोटोनेशन हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या दूसरा मोल OCH3 आके जुड़ जाएगा। फिर से वापस देखिए एक बार बोर्ड पे, वापस सब लोग बोर्ड पे देखो, अल्कोहल में क्या H प्लस निकल जाएगा एसिडिक मीडियम की वजह से? पहला 2 मोल लिया हुआ है तो पहला मोल क्या करेगा? CH3O माइनस बनाएगा। ये माइनस किससे रिएक्शन करेगा? क्या प्लस पे अटैक करेगा? तो माइनस जब प्लस पे अटैक करेगा तो क्या डबल बॉन्ड टूट जाएगा? तो डबल बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूट गया, O माइनस बन गया, और देखो नया बॉन्ड बन गया है OCH3। क्या ये बन गया है? अब O माइनस क्या सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा? रिएक्शन में H प्लस दिख रहा है तो सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा। देखो क्या बनाया, CH3COH, यहां पे क्या बन गया? OCH3, और ये क्या बन गया? H। अगर एक ही कार्बन पे OH और OR होता है क्या बन जाता है? हेमी एसिटल। अब ये हेमी एसिटल बन गया है, बोर्ड पे देखिए CH3, ये बन गया CH, यहां बन गया OH, यहां बन गया H, यहां बन गया OCH3। क्या ये हेमी एसिटल बन गया है? अगर रिएक्शन में H प्लस है तो अल्कोहल H प्लस मीडियम में क्या करता है? डिहाइड्रेशन, कल ही पढ़ाया है। अगर अल्कोहल के सामने H प्लस दे दो क्या डिहाइड्रेशन हो जाता है? वाटर रिलीज हो जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो वाटर रिलीज कराइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, देखो यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा, यहाँ पे OCH3 बनेगा, और क्या H बनेगा? भाई प्रोटोनेशन हो गया। अब देखो क्या कार्बोकेटाइन बन जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3C, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये H, और ये क्या OCH3 बन के तैयार है। क्या कार्बोकेटाइन बन गया है? अब देखो नेक्स्ट, अब क्या होगा? क्या जो दूसरा मोल का दूसरा वाला CH3O माइनस क्या अटैक कर देगा? क्या हम 2 मोल लिए थे ना, अभी तक तो एक ही मोल काम में लिया है, जब दूसरा मोल काम में लेंगे तो देखो क्या बन गया, CH3 कार्बन OCH3, यहां पे H है और OCH3 पहले से है। ये जो बना है एक कार्बन पे 2 OR, इसको क्या बोलते हैं? एसिटल। तो एल्डिहाइड कीटोन से जब अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो 2 मोल का रिएक्शन होता है और एसिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। पहले स्टेप में हेमी एसिटल, दूसरे स्टेप में एसिटल। अगर मैं सेम रिएक्शन को, बोर्ड पे देखते रहना, अगर मैं सेम रिएक्शन को मान लो 2 मोल CH3OH की रिएक्शन मैंने कीटोन से कराई, अब इस बार एल्डिहाइड नहीं लिया है, इस बार कीटोन लिया है, तो क्या CH3O माइनस निकलेगा? CH3O माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो देखो यहां पे क्या पुराना बॉन्ड टूट गया और नया बॉन्ड बन गया, क्या ये OCH3 बन गया है? क्या सॉल्वेंट से बेटा ये H जाके जुड़ जाएगा, और ये क्या बन गया? एक ही कार्बन पे एक OR एक OH, क्या ये कीटल का फॉर्मेशन हो गया है? एल्डिहाइड से था एसिटल, कीटोन से है कीटल। अब देखो जब इसमें H प्लस डालेंगे तो क्या फिर से बेटा क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होके क्या H2O प्लस बनेगा? H2O प्लस यहां से रिलीज हो गया तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? जब सेकेंड मोल आएगा तो क्या इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा? जब सेकेंड मोल आएगा तो क्या इसी कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा? तो जैसा एल्डिहाइड में हुआ था क्या सेम हो गया है यहां भी? कि जैसा एल्डिहाइड में हुआ था सेम हो गया है, क्या ये कीटल का फॉर्मेशन हो गया है? अल्कोहल की एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन है, हाँ, ये हेमी कीटल होगा और ये कीटल होगा।
एक OH एक OR हेमी, और वो वाला दोनों OR कीटल। एक हेमी कीटल बन गया और दूसरा कीटल बन गया। तो अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ हेमी एसिटल फिर एसिटल, अल्कोहल कीटोन के साथ हेमी कीटल फिर कीटल। हेमी कीटल और हेमी एसिटल पहचानने का तरीका है OH और OR होता है, कीटल और एसिटल पहचानने का तरीका है 2 OR होता है। ठीक है, एस एल्डिहाइड में H होना कंपलसरी है, एसिटल में भी H होना कंपलसरी है, कीटोन में H नहीं होगा, कीटल में भी H नहीं। सिंपल, लिख लीजिए इसको फटाफट। यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो अगले चैप्टर में और डिटेल में आएगा। हेमी एसिटल मैंने और आपको नहीं पढ़ाया, ठीक, वैसे अगले चैप्टर में फिर आएगा ये। एल्डिहाइड में भी आएगा, कीटोन में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। भाई जैकेट में बड़ी गर्मी लगती है यार, इसको बदल दूंगा मैं। गरीब लोग बैठे हैं यार एकदम, तुमको आएगा कैसे यार ये? नहीं नहीं, तुम फिर क्या, कल कल से हम ऐसे ही घूमे? सुबह तो ठंडा लगता है यार, वेदांतु वाला पहन ले, बहुत ही खराब है। चलो, सही में गर्मी लग रहा है, पसीने हो रहे हैं। आप लोग को जैकेट खरीदना है डीकैथलॉन से खरीदा करो, 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस वाला, फिर वो अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हो? दान कर दें? मैं सोच रहा हूँ एक आध साल तो किसी कहीं पढ़ाऊं यार, कश्मीर मुझे जाना है, मुझे कश्मीर जाना है। मैंने खाली वीडियो में देखा है आज तक, और सोचा एक बार जाने को, फिर प्लान ही कैंसिल हो गया। बहुत मुझे अच्छा लगता है वो डल लेक का वो जो व्यू देखता हूँ ना, कभी कभी मजा आता है यार। पत्थर जमा हो, उसमें आइस जमा हो, फिर आप पत्थर हटा के जा रहे हो, जन्नत है यार। फिर उसके अंदर आप जा रहे हो और अंदर आप रह रहे हो, उस वो जो हाउस है, बोट हाउस, बोट हाउस में रुको, रात भर गुजारो, तो मजा आए उसमें, है ना? वरना तुम जाओगे एक आध बार, एक फेरी ले लो 200 रुपए में, फिर चले आओ, मजा नहीं है। वहां स्टे करो, है ना, नेचर के करीब में रहो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो थोड़ी डर भी लगेगा, पता लगे बोट हाउस टॉपलिंग हो गया उसका एक बार, है ना। 2-3 जगह जन्नत है, जब तुम कॉलेज में जाना तो जाना। एक तो कश्मीर जाना, और एक स्पीति वैली है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड स्पीति वैली, वो भी जा चुके हो तो तुम पढ़ भी लो। स्पीति वैली एक अच्छी जगह है, मतलब उसमें मैं इसलिए नहीं जा पाता हूँ क्योंकि वहां पे जाने के लिए 6-7 दिन का कम से कम आपको चाहिए, अदरवाइज आप जाओगे फिर मन नहीं भरेगा, यार अच्छा नहीं आया लगा। तो वो ऐसी जगह है, जॉब अब छोड़ के ना आराम से, तब आराम से रहा जाए वहां पे कुछ दिन, 7-8-10 दिन, कोई किसी चीज का टेंशन नहीं हो। मैं सोचता हूँ ऐसा करूं कभी, 5-6 महीने का ना छुट्टी ले लो, ब्रेक। क्या कह रहे हैं यार, तुम सीधा डाइवोर्स पहुंच गए। चलो भाई, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बाद, अभी नहीं हुआ, ये तो हो गया होगा।
हाँ भाई, नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड से आपकी रिएक्शन कैसे होगा। देखिए बोर्ड पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड और अल्कोहल का रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ा रहा हूं। ग्रिग्नार्ड प्लस अल्कोहल, आप एल्केन चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया था, दोबारा बता देता हूं। देखो ग्रिग्नार्ड के नाम पे मैंने लिखा है CH3MgCl, ये ग्रिग्नार्ड है। इसकी रिएक्शन में अल्कोहल से करा रहा हूं CH3OH से। ग्रिग्नार्ड देखते ही मन में क्या आता है, R-, तो क्या यहां पे CH3- आएगा, और क्या सामने एसिडिक H दिख रहा है, ये CH3- क्या है, बेस, और सामने क्या है, एसिडिक H। तो बेस और एसिड क्या करेगा बेटा, रिएक्शन, क्या एल्कीन बना लेगा, और Mg के साथ पहले से बेटा Cl जुड़ा हुआ है, OCH3 भी दोबारा जाके जुड़ जाएगा, यही तो हो जाएगा ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन। तो अल्कोहल के पास एसिडिक H होता है, ग्रिग्नार्ड एसिडिक H से एल्केन बना लेगा। सिंपल है, ग्रिग्नार्ड प्लस अल्कोहल मेक्स एल्केन। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। हमने एक और चीज इसमें पढ़ाया था, जेरेविटनॉफ मेथड, काउंटिंग ऑफ एसिडिक H। ये वही मेथड है, सेम एसिडिक H को ही तो ले रहा है। 2 एसिडिक H होगा, 2 एल्केन बना लेगा, 3 एसिडिक हो चुका, 3 एल्केन बना लेगा। अब इसके बाद सेकंड वाले में सारे आप पढ़े हुए हैं। ल्यूकास ऑलरेडी पढ़े हुए, नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ोगे, अभी पढ़ाऊंगा दोबारा। PCl5 PCl3 ऑलरेडी डिस्कस्ड है लास्ट चैप्टर में। डार्जन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड है लास्ट चैप्टर में, ये होगा अगले चैप्टर में, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, माइल्ड सब पढ़ेंगे। इसके बाद पिनाकोल पिनाकोलोन अभी हमें पढ़ना है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अभी आपको पढ़ना है। अच्छा नाम है, साइंटिस्ट का नाम है बेटा ये, पिनाकोल पिनाकोलोन। एक नाम है, दूसरा नाम बिगाड़ दिया गया इसका। क्यों बिगाड़ दिया गया, क्योंकि अल्कोहल से ये कीटोन बना दे चुके थे। देखिए बोर्ड पे ध्यान से, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट जब भी एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में आएगा क्यों, अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है, जब भी आया है, अभी तक 2-3 बार ही आया है, बहुत ज्यादा नहीं आया है, बट जब भी आया है नाम नहीं लिखा होगा। पिनाकोल पिनाकोलोन कभी लिखा ही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कई लोगों को लगता है आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, एनसीईआरटी में है, नाम नहीं है। अब देखोगे तो बहुत आसान भी है। पिनाकोल आपको याद कर लेना है कि पिनाकोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। CH3, यहां भी CH3, ठीक है, और विसिनल डायऑल होता है, इसको हम लोग पिनाकोल बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज पिनाकोल, ठीक है, पिनाकोल। अब देखो ध्यान से, इस अल्कोहल के सामने हमने यहां पे एसिड डाल दिया, इस अल्कोहल के सामने H+ डाल दिया। आप कॉन्क H2SO4 डाल सकते हो, कॉन्क H3PO4 डाल सकते हो, कोई भी ऐसा मीडियम जो H+ दे दे वो डाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको डिहाइड्रेशन में पढ़ाया हुआ है कि अगर अल्कोहल के सामने एसिड आएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करा दो। जब भी अल्कोहल के सामने एसिड आए, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपके सामने, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन के नाम पे क्या ये OH2+ हो जाएगा। सिमेट्री है तो कहीं भी आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ही वो OH2+ हुआ, क्या बेटा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज लगा देगा ऊपर, H2O निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और यहां पे OH एज इट इज है। अब आपसे बस एक सवाल पूछना है ध्यान से, यही है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अभी तक क्या हुआ, अल्कोहल एसिड दिया था, अल्कोहल एसिड जब भी होता है प्रोटोनेशन होकर डिहाइड्रेशन हो जाता है, यही होता है। जब भी अल्कोहल एसिड आएगा प्रोटोनेशन होके डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो प्रोटोनेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया, और वाटर आपके पास साइड में रिलीज हो गया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट इसका पॉसिबल है, हो सकता है या नहीं हो सकता, बस यही सोचना। रीअरेंजमेंट इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। बताता हूं क्यों। मैंने क्या बोला था कि रीअरेंजमेंट तब होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा,
या तो हाइड्राइड शिफ्ट से हो सकता है, या तो मिथाइल शिफ्ट से, या तो फिनाइल शिफ्ट से। अब देखो, अगर मैं इस प्लस चार्ज को यहां ले आऊं, पहले ले आओगे तभी समझ में आएगा। इस प्लस चार्ज को मैं यहां ले आता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे OH लगा हुआ है, मिथाइल शिफ्ट मैंने करा दिया है। प्लस चार्ज को मैं लेफ्ट साइड में लाने पर मैंने यहां से यहां में Me शिफ्ट यानी कि मिथाइल शिफ्ट कर दिया है। लेकिन मिथाइल शिफ्ट होने से स्टेबल कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या बैक बॉन्डिंग हो गया? क्या OH का लोन पेयर और यहां पे बेटे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्या बैक बॉन्डिंग हो रहा है? और बैक बॉन्डिंग से क्या हाईली स्टेबल हो जाता है कंपाउंड? तो ये वाला बैक बॉन्डिंग से हाईली स्टेबल हो जाता है। बैक बॉन्डिंग यहां पे हो रहा है और बैक बॉन्डिंग से हाईली स्टेबल हुआ। अब बैक बॉन्डिंग से हाईली स्टेबल हुआ, क्या मिथाइल शिफ्ट से कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो चुका है? आओ अब देखो, बैक बॉन्डिंग करा दो। तो बैक बॉन्डिंग करा दोगे तो क्या बेटा ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा? भाई बैक बॉन्डिंग कराओगे तो डबल बॉन्ड बनेगा ना। फिर देखो अगले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3, नीचे क्या लगा हुआ है, CH3, आगे क्या लगा हुआ है, CH3। क्या ये बेटा पीनाकोलोन बन गया है? पीनाकोल के बाद क्या बन गया आपके पास, पीनाकोलोन। यही है पीनाकोलोन। तो पीनाकोल से हमने स्टार्ट किया था, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ और पीनाकोलोन बन गया। प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, अरेंजमेंट, इससे क्या बन गया आपके पास, पीनाकोल। पीनाकोल पीनाकोलोन में क्यों बदल रहा है? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से हाईली स्टेबल आ जा रहा है, इसलिए होता है। तो आपके पास जो अभी बैच 3 का मैंने टेस्ट कराया था, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर दिया था कि यहां से यहां शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। रीजन, बैक बॉन्डिंग हो रहा है और बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है। लिख लीजिए लास्ट में ये वाला, भाई ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन फिर लिखोगे ल्यूकास, फिर वेक्टर मेयर, फिर डाइक्रोमेट। ये तीनों टेस्ट ऑफ एल्कोहल है। इसमें क्वेश्चन यही आता है कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, वाई रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। हाँ कभी कभी क्वेश्चन आता है, बट आता है। हाँ भाई तुमको मिला कि नहीं कंबाइंड नोट्स? मिल गया? सारे में है। जब भी मैं लेक्चर सेंड कर रहा हूं आजकल, तो 1 में 1 आ रहा है, 2 में 1 और 2 भी आ रहा है, 3 में 1 2 3 आ रहा है, 4 में 1 2 3 4 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो आप कोई भी खोलोगे उसके प्रीवियस सारे लेक्चर्स उसमें रहेंगे, क्वेश्चन भी है उसमें, अलग है। हाँ 200 के आसपास क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, आप उसको कर लेना, उससे बाहर जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक आपका बन रहा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है, आज से कल में मिल जाएगा, मजा आ जाएगा आपको देख के। यस क्वेश्चन, उसमें एक्चुअली टैगिंग चल रही है कि किस पेज नंबर से कहां पे है, ठीक है। तो उसमें इतना अच्छा है कि आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में पेज नंबर भी लिखा है, पेज नंबर में कौन सा लाइन है वो भी लिखा हुआ है, किस लाइन का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। यस, ऑल क्वेश्चंस हैज बीन कवर्ड। मैं सोच रहा हूं उसका किताब बना के भेज दो। हर चीज बेची नहीं जाती बेटा, कुछ चीज आपके भले के लिए भी करना चाहिए। गुड। देखो इस टाइप का बन रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, अगर आपको जूम करके दिख रहा हो तो। देखो
These are questions, but it is tagged with NCERT lines. NCERT page number, line number. ठीक है? These are properly tagged. ठीक है? इसमें अच्छा कैमरा में दिखाऊं, अब दिख रहा है उधर? नहीं नहीं, मैं वहां देख रहा था, अब दिख रहा है? इसमें देखो, सैंपल तुमको खरीदना है कि तुम सैंपल बोल रहे हो? एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल। तो तीनों है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है और फिजिकल भी है। तो सब कुछ आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन उसमें कवर है। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड तीनों मिला दिया जाए तो लगभग 1400 से 1500 क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते, समझ रहे हो ना? नहीं सॉरी, एक सब्जेक्ट में 1400 से 1500 क्वेश्चन है, तो तीनों मिला के 4500 से क्वेश्चन है, राइट? तो कितना होगा, मतलब अगर ये कर लोगे तो इससे बाहर तो कभी आना ही नहीं ना। सिंपल है, एनसीईआरटी के सारे लाइन आपको रटे मिलेंगे। ये जरूर होगा कि आपको डिफिकल्ट होगा लैंग्वेज, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। एनसीईआरटी में मतलब कोई लाइन लिखा हुआ है, बस एक वर्ड को उसका ऑप्शन बना दिया है, बाकी लाइन को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है, सिंपल। तो आप एनसीईआरटी में जब आप मतलब या तो पलटना ही पड़ेगा या तो एनसीईआरटी रटा हुआ है, दो ही ऑप्शन है। तो एनसीईआरटी पलटना ही पड़ सकता है, याद तो है नहीं, इनफ है, नोट से बाहर कभी नहीं होता। हाँ टेलीग्राम में डालूंगा क्योंकि अभी पूरा फाइनल बन रहा है, राइट? एक बार बन जाए 2 या 3 दिन मैक्सिमम 2 से 3 डेज, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये नया बना है, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करके आपको दे रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया। सब एसर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, एवरीथिंग इज देयर। चलिए खैर, वो बात मत करो, इधर आओ। नहीं भाई वो सब नहीं है। नेक्स्ट, अब ये देखोगे, टेस्ट ऑफ एल्कोहल पढ़ लो। टेस्ट ऑफ एल्कोहल, आइए। टेस्ट ऑफ एल्कोहल की आप, अगर आपको मान लो एक डब्बा दिया हुआ है, डब्बे में एल्कोहल है, और उस एल्कोहल को कैसे पहचानोगे, ये टेस्ट आपको अभी पढ़ना है। शांत, एल्कोहल मान लो आपके पास बीकर्स में रखा हुआ है, और आप अगर 12th पास हैं तो आपको ये रिएक्शन कराया गया होगा आपके लैब में, अगर आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं तो सब 12th क्लास में ये कराया जाता है। सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में आपको, ध्यान से, ल्यूकास टेस्ट में आपको ल्यूकास रिएजेंट ऑलरेडी आपने याद किया हुआ है, दोबारा मैं लिखवा देता हूं। क्या आपको कॉन्क HCl लिखवाया हुआ था प्लस ZnCl2 या फिर एनहाइड्रस ZnCl2? तो कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले रहे थे, याद करिएगा। तो कार्बोकेटाइन बन रहा था इसमें, है ना? ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। क्या इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था? और कार्बोकेटाइन जब जब बनेगा क्या रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होके क्या Cl लग रहा था, है ना? पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी आपको। ध्यान से देखिए, ल्यूकास टेस्ट में मान लीजिए मैंने 1 डिग्री अल्कोहल डाला, 1 डिग्री अल्कोहल, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया है, CH3CH2OH। इसके रिएक्शन में करा रहा हूं कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्शन करा रहा हूं। टू डिग्री अल्कोहल में CH यहां पे आ जाएगा OH, और इससे आपके पास 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3। इसकी रिएक्शन अगर मैं कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 से कराऊं तो ये एक अलग तरह का टेस्ट देता है। 3 डिग्री अल्कोहल में एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर आप कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 देते हो तो अलग रिएक्शन देता है, और इसी से टेस्ट हो जाता है कि अलग अलग अल्कोहल है। कैसे होगा? तो देखो 3 डिग्री, अभी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो क्या फास्ट रिएक्शन कौन होगा? 3 डिग्री। और चूंकि फास्ट रिएक्शन है
तो क्या यहां पे लिखा जाएगा कि इमीडिएट रिएक्शन होगा? इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी या फिर प्रेसिपिटेट। टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट एक ही बात है। जो रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं है, जो रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं है, नीचे बीकर में जम जाता है, उसी को टर्बिडिटी या फिर प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो 2 डिग्री है, क्या वो स्लो रिएक्शन देगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन 2 डिग्री उतना स्टेबल नहीं है। ये 5 मिनट में टर्बिडिटी या फिर आपके पास प्रेसिपिटेट देता है। तो 5 मिनट्स लगेगा, टाइमर लगा के इस रिएक्शन को किया जाता है। और ये 30 मिनट्स में आपका टर्बिडिटी, 30 मिनट्स में आपका टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट देता है। और 30 मिनट्स में भी ये वार्म करने पर रिएक्शन देता है। 30 मिनट्स में भी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है, हीट करना पड़ता है ऑन वार्मिंग, हीट इज रिक्वायर्ड। तो टाइमर लगा के एक अल्कोहल जो 30 मिनट में अपना प्रेसिपिटेट बना रहा है, एक अल्कोहल 5 मिनट में बना रहा है, एक अल्कोहल तुरंत ही बन जा रहा है, तो टाइमर बेस्ड रिएक्शन है। पता चल जाएगा जो जल्दी बना रहा है इसका मतलब 3 डिग्री होगा, जो 5 मिनट बना रहा है मतलब 2 डिग्री होगा, जो आधे घंटे बाद बना रहा है 1 डिग्री होगा। अल्कोहल को पता करने के लिए कि कौन डिग्री ऑफ अल्कोहल है, आपको पहचानना होगा। मान लो 3 अल्कोहल लिख के दे दिया, पहचानो कि कौन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसका यूज बहुत है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल जो है ना, वो हायर ऑर्डर ड्रग्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे नींद की जो गोलियां होती हैं, नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं, उसमें हायर डिग्री अल्कोहल यूज होता है। पता लगा आपने वो यूज कर लिया, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा अल्कोहल है, तो कुछ और ही दवा बन जाएगा, है ना। तो इसलिए डिग्री ऑफ अल्कोहल पता होना जरूरी है। और ये इंडस्ट्रीज में बहुत काम में लिया जाता है, बिकॉज हर डिग्री ऑफ अल्कोहल का प्रोडक्ट अलग अलग है। हायर डिग्री से मेडिकल मतलब ये बनता है, आपके पास मेडिसिन बनता है, ड्रग्स बनता है। लोअर डिग्री से कुछ और बनता होगा, क्या बनता है तो मुझे भी नहीं पता है। ड्रग्स का पता है इसलिए ड्रग्स का बता दिया। फार्मा सब्जेक्ट है, फार्मा सब्जेक्ट में ये सब वापस आपके पास फर्स्ट ईयर में सामने आएगा। फार्मा एक सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर के 4 या कुछ स्टेट में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कुछ स्टेट में 5 सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। तो जनरली मान के चलता हूं 5 सब्जेक्ट है, तो फार्मा होता ही होता है। भाई बिहार में अल्कोहल बंद है, लेकिन मेडिसिनल पर्पस के लिए अभी भी अल्कोहल आता है, लैब के लिए अभी भी अल्कोहल आता है। एंड वो अल्कोहल जानबूझ के उसमें स्मेल मिला दिया जाता है, या फिर ऐसा खराब टेस्ट मिला दिया जाता है ताकि उसको कंज्यूम ना कर पाए, ठीक है। लैब में भी अल्कोहल आपके रखा रहता है, ठीक है, हर लैब में अल्कोहल रखा रहता है। आप कोई भी यहाँ पे पैथोलॉजी वाले में जाइएगा, वहां अल्कोहल मिल जाएगा, बट वो अल्कोहल आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। एक तो उसका पुअर स्मेल है और उसका टेस्ट बहुत खराब है, ठीक है। जानबूझ के ऐसा किया जाता है आप लोगों जैसे प्राणियों से बचा के रखने के लिए। उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को एक बैड टेस्ट, एक बैड स्मेल उसमें डाल दिया जाए ताकि वो अल्कोहल कंज्यूमेबल ना बचे, इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। आपके क्लास 12th वाले लैब में भी होता है, तभी तो ये टेस्ट होता है। पता चले तुम्हारे टीचर एक दिन, है ना, सही चल नहीं पा रहे, यही होगा कारण। चलो, टेस्ट ऑफ अल्कोहल के बाद नेक्स्ट इज, टाइम तो होता ही रहता है बेटा। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ अल्कोहल जो है वो है आपके पास विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ, एक क्लास और है तो उसमें फिनॉल पढ़ेंगे। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट को बोला जाता है बेटा आरबीसी टेस्ट। आरबीसी टेस्ट या फिर इसका नाम है कलर टेस्ट। आरबीसी टेस्ट क्यों बोला जाता है? आर का मतलब होता है बेटा रेड, इसका नाम होता है ब्लू,
और इसका नाम होता है कलरलेस। 1 डिग्री एल्कोहल रेड कलर दिखाता है, 2 डिग्री एल्कोहल विक्टर मेयर के अंदर ब्लू कलर दिखाता है, 3 डिग्री एल्कोहल कलर ही नहीं दिखाता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल अगर आप विक्टर मेयर टेस्ट करते हो तो रेड कलर शो करता है। 2 डिग्री एल्कोहल अगर आप विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं तो आपके पास ब्लू कलर शो होता है। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है, इसमें आप विक्टर मेयर टेस्ट करते हो तो आपके पास बेटे कलरलेस शो होता है। 1 डिग्री एल्कोहल में CH3 CH2OH। अब विक्टर मेयर टेस्ट में होता क्या क्या है? तो विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले हम P+I2 डालते हैं, रेड फास्फोरस और I2 का मिक्सचर डालते हैं। रेड फास्फोरस और I2 का मिक्सचर यहां पे लिख लीजिएगा, रेड फास्फोरस। तो सब OH हटा के क्या करता है, ये I लगा देता है। OH हटा के I लगा देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डालते हो आप AgNO2। सेकेंड स्टेप में आप AgNO2 के ड्रॉप्स डालते हो। AgNO2 के ड्रॉप्स डालोगे तो आपके पास CH3CH2NO2 बन जाएगा। इसमें जब आप HNO2 डालते हो तो रेड कलर आता है। इस तरह से बेटा विक्टर मेयर कराया जाता है। विक्टर मेयर में 3 रिएजेंट लिया जाता है। सबसे पहले रेड फास्फोरस I2, इससे आयोडाइड बनेगा, AgNO2 नाइट्रो बनेगा। जब उसमें HNO2 को ड्रॉप डालोगे तो रेड कलर दिखाता है। सिमिलरली 2 डिग्री एल्कोहल आपके सामने होगा, CH3 CHOH, और यहां पे क्या बन जाएगा, CH3। इसमें जब आप रेड फास्फोरस और I2 डालोगे तो CH3 CH नीचे चला जाएगा, CH3 यहां पे I। जब इसमें AgNO2 डालोगे तो क्या बन जाएगा आपके सामने, CH3, फिर बन जाएगा CH, फिर बन जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा, NO2। जब इसमें HNO2 डालने वाले हो तो क्या ये ब्लू कलर दे देगा। और 3 डिग्री वाले में चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन ही, मतलब चूंकि हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री वाले में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है एंड देयरफॉर कलर नहीं दिखाता है। P+I2 है तो CH3 कार्बन, CH3 नीचे, CH3 आयोडीन चला जाएगा। जब इसमें AgNO2 डालोगे, CH3 कार्बन, CH3 CH3 नाइट्रो बन जाएगा। जब इसमें आप HNO2 डालोगे तो इट इज कलरलेस। तो रेड हो गया, ब्लू हो गया, कलरलेस हो गया। 3 तरह से ये 3 का टेस्ट देता है। थ्री डिग्री डू नॉट शो एनी कलर बिकॉज 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं। विक्टर मेयर टेस्ट के बाद लास्ट इज योर डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट किस कलर का होता है बेटा? बहुत बढ़िया, वो KMNO4 होता है पर्पल। डाइक्रोमेट डाई के कलर का होता है। बालों में किस कलर का डाई लगाते हैं लोग? ऑरेंज। अरे ऑटो वालों को देखो, ऑरेंज कलर के घूम रहे हैं आजकल, नहीं? चलो यहां पे देखो, डाइक्रोमेट में अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल डालोगे, 1 डिग्री एल्कोहल, उसमें अगर आप डाइक्रोमेट डालते हो K2Cr2O7 तो बेटा डाइक्रोमेट Cr+3 में चेंज हो जाता है। और Cr+3 का कलर, मैंने क्या कलर याद होगा आपको? ग्रीन। करेला ग्रीन कलर का होता है। Cr इज करेला, करेला किस कलर का होता है? ग्रीन। इसी तरह से आपको याद करना है पूरे सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट। जब भी Cr+3 आ जाए तो याद करना है Cr का मतलब करेला, और करेला कैसा होता है? ग्रीन। एक तो कड़वा होता है, करवा नहीं होता है कुछ, गधे। बिहारी को बदनाम ना करोगे, बिहारी हैं। हाँ,
पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल 3 डिग्री को पहचान दिला सकता है, 1-2 डिग्री में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल और केवल 3 डिग्री को अलग करता है, 1 और 2 डिग्री में सेम रिएक्शन देता है। किसमें? क्यों? एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट नहीं चेंज होता है Cr+3 में? बिल्कुल होता है। हाँ हाँ, Cr+ डाइक्रोमेट क्रोमियम +6 से +3 में कब जाता है भाई? जब वो एल्कोहल को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। ऑक्सीजन को तो क्या करेगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कोहल को एसिड में बना देता है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, थैंक यू सो मच।